प्यारे दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से गुरु कृपा एकेडमी में। हिंदी शब्द रचना इस टाइटल में आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। इससे पूर्व हम रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर आज हम पढ़ेंगे। दो हम पढ़ चुके हैं, रचना और अर्थ के आधार पर। हमने जाना था कि शब्द मुख्यतः चार आधारों में जो है वर्गीकरण किए जाते हैं। शब्द के जो भेद है वो चार आधारों पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। आज हम उत्पत्ति के आधार पर पढ़ रहे हैं। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द रचना है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। कई बार टीईटी या जितनी भी एलटी से संबंधित या हिंदी से संबंधित प्रश्न है उनमें भी पूछा जाता है कि कौन सा तद्भव है, कौन सा तत्सम है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो भेद हैं वो पांच है। हम इसमें देखते हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज तथा शंकर। ये पांच भेद माने जाते हैं जो आपको हर परीक्षा के लिए यह आपको कारगर सिद्ध होगा। मैं कोशिश करूंगा कि एक एक को अच्छे से समझ आ पाऊं। तत्सम जो शब्द है वह दो शब्दों से मिलके बना है, तत् और सम। तत् मतलब होता है वैसा, सम मतलब समान, उसके समान ही। किसके समान ही? तत् जो शब्द है किसका है? संस्कृत का है। सम भी संस्कृत का ही शब्द है। तत्सम मतलब संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। बड़ी बड़ी परिभाषाओं से आपको आने वाला नहीं है। छोटी सी एक बात आपको याद हो गई, बस आपको दिखा कि संस्कृत जैसा शब्द आपको लग रहा है। जैसे निद्रा लग रहा है, निद्रा जैसे क्या है? संस्कृत शब्द है। रात्रि संस्कृत शब्द है। और ऐसे ही बहुत सारे शब्द हो सकते हैं जो संस्कृत जैसे ही हैं, तो वो क्या है? सारे संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन जितने भी लोग पढ़ाते हैं वो तत्सम या तद्भव को इतना कठिन बना देते हैं कि वो समझ आ पाना बहुत मुश्किल है। तो एक दो शब्दों से मिलकर बना है। जो जैसा शब्द होता है उसको आपको शब्द पहचानने की आवश्यकता है। फिर भी हम कोशिश करते हैं इसकी परिभाषा समझें। तत्सम शब्द वैसे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द हैं तथा इनका हिंदी में प्रयोग उसी रूप में होता है। यहाँ देखिए, तत्सम आपको दिख भी रहा है। तत्सम अर्थात तत् मतलब वैसा ही, सम मतलब समान, उसी समान, वैसा ही, जैसा था वैसा ही प्रयोग करना, ये तत्सम कहलाता है। जैसे इसमें पुस्तक है, अग्नि है, रात्रि है, ये सब क्या है? तत्सम शब्द हैं। अग्नि को आप आग बोल देंगे तो वह तद्भव हो जाएगा। ऐसे ही पुस्तक जो शब्द है वहां पुस्तकम बोलते हैं, आपने पुस्तक बोल दिया, इसमें आपने कोई परिवर्तन नहीं किया, सेम वैसे ही आपने यूज कर रहे हैं। शुभ रात्रि आप बोल रहे हैं, शुभ संध्या बोल रहे हैं, ये सारे शब्द क्या है? संस्कृत के ही शब्द हैं। तो आपने क्या कहा? आपने ये कहा कि ये तत्सम शब्द है। चलिए, तद्भव को हम समझते हैं अगली स्लाइड में। मुझे लगता है तत्सम तद्भव से संबंधित मैं एक बार किसी अध्यापक से पूछ रहा था कि तत्सम तद्भव के बारे में बताएं, तो वो भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। तो क्यों? क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि ये चीज क्या है। आपको किताबों से पढ़ के कभी भी कुछ याद नहीं होने वाला है। किताबों से पढ़ के अगर कोई ज्ञानी बन जाता तो सारी किताबें लोग पढ़ लेते। तद्भव, तद मतलब यहाँ भी तत् है, भव मतलब तद्भव, उससे उत्पन्न। तद मतलब उससे, भव मतलब उत्पन्न। तत् उससे उद्भव, ये आप याद कर सकते हैं। तद्भव अर्थात उससे उत्पन्न। वो वैसे नहीं है लेकिन उससे उत्पन्न है। जैसे संस्कृत से जो उत्पन्न होंगे संस्कृत जैसे ही होंगे। माँ से उत्पन्न पुत्र या माँ बाप का जो पुत्र होता है, पुत्री होती है, कहते हैं कि ये इसकी शकल माँ से मिल रही है, पिता से मिल रही है, दादा दादी से मिल रही है, क्योंकि उन्हीं की संतति है वो। तत्सम अर्थात वैसे ही समान। तद्भव अर्थात उससे उत्पन्न। उत्पन्न क्या होंगे? उनके जैसे होंगे लेकिन वैसे ही नहीं होंगे। तत्सम समान ही अर्थात डिट्टो कॉपी ही, लेकिन तद्भव उनके समान हो सकते हैं लेकिन गुणधर्म कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। रंग हो सकता है, आप देखते हैं काला कोई है माँ बाप तो उनका रंग सांवला हो जाता है बच्चों का, या फिर उनका गोरा रंग है तो रंग में कुछ अंतर आ सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होती है। जैसे अग्नि हमने कहा क्या है? तत्सम है, तो इसी का हमने आग बना दिया। देखिए समान है या नहीं है? गौ इसमें भी है, आ इसमें भी है, और इसमें भी था, तो कुछ सिमिलरिटी थी, तो तभी हमने उसको क्या बोला? ये तद्भव है।
अर्थात उसी से उत्पन्न है लेकिन वह नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। तद्भव शब्द वैसे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्दों का उच्चारण सहज बनाकर हिंदी में प्रयुक्त किए गए हैं, तद्भव। अब मैंने आपको यही बात जो है क्या बता दी, सरल भाषा में एक उदाहरण के द्वारा बता दी, तो आप कभी नहीं भूलेंगे इस चीज को कि तद्भव क्या चीज है, तत्सम क्या चीज है। ये बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन हमको कंफ्यूजन यही होता है कि तद्भव तत्सम, ये मैं बोल रहा हूँ ना कि अध्यापक तक को कंफ्यूजन रहता है। तो ये आपको सरलतया समझने का प्रयास करना है। मैं कोशिश करूंगा कि एक बच्चे को जैसे समझाया जाता है वैसे आप सबको समझा पाऊँ, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको कुछ भी दे दिया जाए, जैसे दो दूना चार होता है, तो आपको कितने ही गुणा भाग कुछ भी दे दिया जाए, आपको पता है गुणा ऐसे करते हैं, भाग ऐसे करते हैं, फिर तो प्रैक्टिस पे बात है, वो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका होगा अच्छा। चलिए इसके कुछ उदाहरण भी हम देखते हैं। तत्सम के कुछ उदाहरण तद्भव के देखिए, आग, भाई। जैसे संस्कृत में क्या होता है, भ्राता होता है, तो यहाँ भाई हो गया, पितृ पिता हो गए। तो थोड़ा थोड़ा ही शब्द का हेर फेर रहता है। अग्नि को आग हो गया, ऐसे ही। अब हम देखेंगे, अगला क्या है, देशज है। तत्सम तद्भव में अंतर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद ये टेबल एक बार अवश्य में देख लीजिए। ये आपको टेबल बहुत हेल्प करेगी, आप स्क्रीनशॉट अवश्य में यूज कर रखना। तत्सम जैसे अग्नि होती है तो यहाँ आग हो गया, अष्टा आठ को बोला जाता है, यहाँ हम आठ कहते हैं। कूप कुआं होता है, ये कुआं बोलते हैं। कर्ण अर्थात कान, कोकिल अर्थात कोयल, गो या गौ बोलते हैं इसे, गौ औ की मात्रा, या इसे हम गाय बोल लेते हैं। कृषि खेती, दूध दूध हो गया, मधु शहद हो गया, दधि दही हो गया, तृण तनका हो गया, दंत दांत हो गया, ऐसे मयूर मोर जिह्वा। ये आप देख लीजिए, सारे ये जो है प्योर संस्कृत से ही, थोड़ा सा आपको अंतर दिखेगा, जैसे कुछ विसर्ग इत्यादि नहीं लगे हैं, लेकिन वैसे ही समान है। तद्भव उन्हीं से बने हुए हैं, उनसे ही उत्पन्न है, ये इनके एक हिसाब से पुत्र हैं। ये क्या है, तत्सम ही तद्भव के पुत्र हैं, ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये आपको याद रह गया तो आप कह सकते हैं, आ सकता है कि कर्ण जो शब्द है ये तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, तो आपको पता होना चाहिए ये कैसा शब्द है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं अगली स्लाइड में। देशज या देसी, देशी शब्द होते हैं, आपने देखे होंगे। देशज शब्द की उत्पत्ति देश प्लस ज के योग से हुआ है, जिसका अर्थ होता है देश में जन्मा। जौ का अर्थ पीछे भी मैंने बताया था, जब आपने पीछे कक्षा ली थी, तो उसमें जौ का अर्थ बताया था उत्पन्न, उत्पन्न या पैदा, पैदा होना या उत्पन्न होना। तो उत्पन्न पैदा होना, या उत्पन्न होना उत्पत्ति होना। तो इसका यहाँ अर्थ होता है देश में ही बनी हुई जो शब्द होते हैं वो देशज कहलाते हैं। इसमें आप देखिए, देश में उत्पन्न अर्थात हमारे कुछ क्षेत्रीय बोलियां होती हैं जिनमें उन शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन स्टैंडर्ड जो मानक भाषा है उसमें उसका प्रयोग नहीं होता है। तो मानक भाषा की दृष्टि से जैसे गमछा है, लोटा है, तो ऐसे शब्द प्रयोग नहीं होते हैं। लेकिन ये सामान्य तौर से साहित्यकारों के लिए यह प्रयोग करने योग्य होते हैं, क्योंकि उससे उस क्षेत्र का लालित्य बढ़ता है। जो भोजपुर के आसपास या बिहार के आसपास का राइटर होगा, उसकी भाषा में जो मिथिला के शब्द होंगे उनकी बहुलता होगी। यूपी का जो राइटर होगा उसमें ब्रज भाषा, अवधी इत्यादि के शब्दों का भंडार अधिक होगा। तो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग जो हिंदी के कुछ शब्द हैं देश में उत्पन्न, ऐसे शब्द, ऐसे शब्दों को जो है सामान्यतः क्या किया जाता है, जो बोलचाल तथा देश के अन्य भाषाओं में से गृहीत है, अर्थात उन्हें अन्य अन्य भाषाओं के द्वारा लिया गया। हमें जो कंफर्टेबल लगा हमने अन्य भाषाओं से भी वो ले लिया, वो कहाँ का है क्या है हमको उतना लेना देना नहीं होता है। ये देखिए, जैसे कटोरा, कौड़ी और खिड़की, डिबिया, लोटा, ये सब शब्द क्या है, ये सारे देशज या देसी शब्द हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे हैं देशज शब्द कौन कौन से हैं, ये एक बार एक तालिका के द्वारा आप देख लीजिए, इसको आप रख भी सकते हैं। ये सब महत्वपूर्ण है, जैसे पैसा हो गया, कौड़ी हो गया, खड़ाऊ हो गया, लुकिया हो गया, लोटा हो गया, और खलिहान, खेत खलिहान जिसे बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। दारू हो गया, धुआं हो गया, चूड़ी हो गया, ये सारे क्या शब्द हैं, ये सारे शब्द क्या है, ये देशज शब्द है। ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे, क्योंकि इनको बताने की आवश्यकता है नहीं। कोई शब्द आपको समझ नहीं आए तो अवश्य में आप
कमेंट करके पूछेगा कि सर ये इस शब्द का अर्थ क्या है, और इसी में उत्तर दूंगा, लेकिन इनको बोल करके कोई फायदा है नहीं। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे, आगे जो शब्द है वो विदेशज है। विदेशज जो शब्द है, विदेश एक शब्द है, जो का अर्थ बार बार बताने की आवश्यकता नहीं, उत्पन्न या पैदा हुआ, विदेश से आया हुआ या विदेशी आगत, आगत मतलब आया हुआ, विदेश से आया हुआ या विदेशी जो शब्द है उन्हें विदेशज बोला जाता है। जौ का अर्थ होता है उत्पन्न, जैसे पंकज, पंक में उत्पन्न, कीचड़ में उत्पन्न, पंक मतलब होता है कीचड़, पंकज का अर्थ होता है कीचड़ में उत्पन्न। लेकिन आज रूढ़ जब हमने पढ़े थे, रूढ़ शब्द, रूढ़ यौगिक शब्द पढ़े थे, यौगिक शब्द पढ़े थे, तो हमने समझा था। चलिए यहाँ आप देखिए, विदेशज जो है, विदेश शब्द की उत्पत्ति विदेश प्लस जौ के योग से हुई है, जिसका अर्थ है विदेश में जन्मा। विदेशज उन शब्दों को कहते हैं जो किसी विदेशी भाषा से आए हैं। विदेशी भाषा से आने के कारण ही इन्हें आगत शब्द भी कहा जाता है, या आगत शब्द की संज्ञा से अभिबोधित किया जाता है। ये भी आपको याद होना चाहिए। इनके लिए जो अन्य शब्द है वो आगत भी है, या विदेशी शब्द भी कहते हैं। हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जो विदेशी मूल के हैं, किंतु परस्पर संपर्क के कारण यह प्रचलित हो गए हैं। जैसे हम बोलते हैं पॉलिथीन, डॉक्टर, ये सारे विदेशी शब्द हैं, यहाँ के नहीं है। या हम फैन बोलते हैं, टीवी बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्द हो सकते हैं फारसी के, हो सकते हैं अरबी के, हो सकते हैं तुर्की के, हो सकते हैं टर्की जो शब्द लैंग्वेज है उसके, हो सकते हैं अंग्रेजी के। तो बहुत सारे शब्द आपको पता ही है। अरबी फारसी के भी बहुत सारे शब्द हैं जो कोर्ट कचहरी में आज भी प्रयोग होते हैं। ये बहुत सारे शब्द हैं, ये हम तालिका के द्वारा आगे हम समझेंगे कि कौन कौन से शब्द हैं। इसमें आप देख सकते हैं कुछ शब्द यहाँ भी दिए हैं, ऑर्डर है, कंपनी है, कैंप है, क्रिकेट है, ये सारे शब्द विदेशज शब्द हैं। आगे भी हम इनको तालिका के माध्यम से समझेंगे कि ये कौन से हैं। अब देखिए इसमें क्या है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो मुस्लिम शासक, क्योंकि पहले हमें जो आक्रमण किया भारत में वो मुस्लिमों ने किया, तो मुस्लिमों के आने के बाद अरबी और फारसी के कुछ शब्द हमारी हिंदी भाषा में हमको प्राप्त होते हैं। ऐसे ही ब्रिटिश शासन, क्योंकि इन दोनों का शासन ऐसा था कि ज्यादा समय तक रहा। वैसे तो डच भी रहे, लेकिन डच का हमारे जीवन में इतना प्रभाव नहीं रहा। अन्य जितने भी आक्रामक आए वो कम कम समय तक आए, लेकिन मुस्लिमों का कार्यकाल भी बहुत था और ब्रिटिश का कार्यकाल भी बहुत था। तो जिनका कार्यकाल और जिनका, कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने यहाँ क्या किया, छोटा मोटा रोजगार किया, छोटा मोटा उन्होंने कारोबार किया और चले गए। लेकिन ब्रिटिश शासकों ने हमारे ऊपर आधिपत्य भी स्थापित किया, जो खुद राजा बन के रहे। मुस्लिमों ने खुद राज्य किया, तो जो राजा बन के रहता है वो तो थोपता भी है कि आपको पढ़ना ही है, कि आपको करना ही है। आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा। चलिए, आज हिस्ट्री की कक्षा नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं इनका प्रभाव हमारी भाषा में परिलक्षित होता है। अरबी के कुछ शब्द आपको इसमें प्राप्त होंगे, ये आप तालिका को एक बार देख लेना, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ पढ़ाने वाला है नहीं। जैसे अजब शब्द है, हैजा शब्द है, हजम है, मुहावरा है, फिक्र है, ये सारे जो शब्द हैं, दवा हम शब्द प्रयोग करते हैं। संस्कृत या हिंदी का जो शब्द है वो औषधि है, लेकिन दवा जो शब्द है यह मतलब अरबी भाषा का शब्द है। इसके अलावा जिस्म है, किताब है, हमारे वहाँ पुस्तक का प्रयोग किया जाता है। किताब जो शब्द है वह अरबी का शब्द है। औरत हो गया, हमारे वहाँ स्त्री बोला जाता है। तो ये आज हमको पता ही नहीं चलता है कि कौन अरबी है कौन फारसी है। कई बार यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाते हैं, तो इसलिए आप एलटी की तैयारी कर रहे हैं तो एक चीज भी आपसे छूटने ना पाए। मैं मतलब आपसे इतना ही कहूंगा कि एक एक चीज को तैयार करिए, और हम ये जैसे ही समाप्त होगा, प्रीवियस ईयर के आपके पास पेपर हैं तो मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, उस पर हम विस्तार से बात करेंगे, और जहाँ भी जो समस्या होगी कोशिश करेंगे कि उसे सही करने का प्रयास करेंगे। अब तो आयोग के द्वारा यह सिलेबस तय भी है, तो सिलेबस तय है तो सिलेबस तो पढ़ना आवश्यक है, चाहे उससे एक प्रश्न आए या दो प्रश्न आए। एक एक प्रश्न आपके लिए मेरिट में जगह बनाने के लिए और आपको सहायक अध्यापक बनाने के लिए कारगर सिद्ध होगा। आगे कुछ शब्द ऐसे हैं जो फारसी के हैं। फारसी के शब्दों को आप देख रहे हैं, ये लगभग लगभग फारसी और अरबी के जो शब्द हैं वो सेम सेम जैसे आपको प्राप्त होंगे, लेकिन आपको कुछ देखना है कि
आपको यह कुछ एक आध बार ये जब तालिका देख लेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। जैसे हम जलेबी शब्द का प्रयोग करते हैं, जागीर का प्रयोग करते हैं, पुल का प्रयोग करते हैं, सरकार का, उस्ताद का प्रयोग करते हैं, गवाह बोलते हैं, खुद खुद ही काम कर लो बोलते हैं। हिंदी का शब्द स्वयं है, आवाज है, जैसे आवाज दे रहे हो, ध्वनि बोलते हैं संस्कृत या हिंदी में। शादी जो शब्द है ये इसका हिंदी है। विवाह, नापाक, पवित्र जिसे बोलते हैं। जादू है, जैसे तहखाना है। दिल है देखिए हम लोग दिल का प्रयोग करते हैं। ये सारे फारसी के शब्द हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से किस भाषा के शब्द हैं, क्योंकि परीक्षा में किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हमेशा बोलता हूँ कि अब जो परीक्षाएं होती हैं उनके जो प्रश्न हैं वो बोध के लेवल के प्रश्न हैं। अंग्रेजी के कुछ शब्दों पर आज हम चर्चा करेंगे इसके बाद। देखिए इसके लिए भी मैंने तालिका आपके लिए बना दी। वैसे अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द आपको पता होते हैं, जैसे अपील है, पार्सल है, कप है, रॉकेट है, जज है। इसी प्रकार आप बहुत सारे शब्द देख रहे हैं। स्कूटी है, स्कूटर है, क्लर्क है, कोट है, टैक्सी है, गैस है, बिस्कुट इत्यादि है, टॉफी है, डिप्टी है, पेंसिल है, लाइब्रेरी है, डॉक्टर है। सारे शब्द क्या है, विदेशा शब्द है और अंग्रेजी के द्वारा, क्योंकि अंग्रेजी और अरबी, फारसी के शब्द हमारी भाषा में सबसे ज़्यादा है। कोर्ट कचहरी में देखा जाए तो आज भी जो ज़्यादा शब्द हैं अरबी या फारसी के शब्द आपको प्राप्त हो जाएंगे। और जितने कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है उतना अंग्रेजी का शब्दों का प्रचलन हिंदी में ज़्यादा हो रहा है। तुर्की के भी कुछ शब्द शब्द हमारी हिंदी में हैं, वो आप देखिए आपको लगेगा कि अरे ये भी तुर्की का शब्द है। जैसे उर्दू शब्द है। उर्दू, आपको पता होगा कि उर्दू का जन्म ही भारतवर्ष में हुआ था। उर्दू और हिंदी का जन्म दोनों का, उर्दू का जन्म सिंध प्रांत में माना जाता हुआ था। जब आप हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी और उर्दू, उर्दू जो है हिंदुस्तान में ही जन्मी हुई है। जैसे आप नहीं कह सकते हैं कि अरबी अलग चीज है और उर्दू अलग चीज है। उर्दू जैसे संस्कृत से निकला हुआ है, हिंदी अपभ्रंश से निकली हुई है, वैसे ही या खड़ी बोली, इसका विकास सबसे अंतिम जो पायदान था वो खड़ी बोली थी। खड़ी बोली के बाद भी ये हिंदी का प्राकट्य हुआ, लेकिन मूल में जो जड़ है वो संस्कृत ही है। वैसे ही उर्दू के लिए जो मूल में जड़ है वह अरबी ही है। तो इसीलिए इन दोनों में, दोनों का जो प्राकट्य हुआ था वो भारत में ही हुआ था। लेकिन चीजें यह हुई कि उसकी जो लिपि थी वह क्या थी, अरबी थी, इसकी देवनागरी थी। देवनागरी भारतवर्ष में ग्राह्य हुई और जो अरबी थी, मतलब जो उर्दू थी उसकी अरबी जो लिपि थी वो हिंदुओं के द्वारा इतना ग्राह्य या स्वीकार नहीं की गई। लेकिन पुराने कई लोग थे जो तीनों को लिख पाते थे, हिंदी भी लिख लेते थे, उर्दू भी लिख लेते थे और हिंदी अंग्रेजी भी लिख लेते थे। तो ऐसे ही इसमें कैंची है, बेगम है, खच्चर है, कलगी है और बहादुर है, चाकू, चम्मच, सराय, लाश, कुर्ता, और हमारे वहाँ कुर्ता बोलते हैं, कुरता, लाश, बारूद, गनीमत कहते हैं ना हम लोग, तो हो गया, दरोगा हो गया। ये अलग अलग शब्द हैं। एक अब मैंने कहा कहाँ ऐड करूँ, इसी के सामने लिख लिया था। चलिए आगे कुछ और शब्द हम देखते हैं, तो जो विदेशज हैं उन शब्दों को देखते हैं कि कौन कौन से और शब्द हैं। पश्तो के भी कुछ शब्द हैं हमारी इस भाषा में आपको प्राप्त होते हैं। जैसे पठान जो शब्द है, विशेषकर पटाखा है, पटाखा है, भड़ास है, गुंडा है, बाढ़ है, तहस नहस है, अखरोट है। अखरोट शब्द का बहुत प्रयोग होता है, आप जानते हैं। खर्राटे का बहुत होता है। गटागट खा गया, इसको भी हम बोलते हैं। डेरा जमा करके बैठा है, कहते हैं। हड़बड़ी में हमने ये कर दिए बोलते हैं। ये सारे पश्तो के शब्द हैं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये बहुत सारा आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मैंने कोशिश करी है कि बहुत सारी पुस्तकों से इनको एकत्रित करने का कोशिश किया है। पुर्तगाली भाषा के कुछ शब्द हैं, पुर्तगाली भी यहाँ आए, लेकिन हमको पता ही नहीं है आज कि हम जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो किस भाषा के हैं। जैसे गोभी का प्रयोग करते हैं हम, कॉफ़ी का प्रयोग करते हैं। कॉफ़ी जो शब्द है वैसे चाइना से भी लिया गया है, कुछ लोग इसे मानते हैं। तो ये जो है कॉफ़ी जो शब्द है पुर्तगाली या चाइना दोनों में आएगा, आपको पूछा जाएगा तो आपको चाइना सही करना है, और केवल पुर्तगाली उसका ऑप्शन में है तो आप पुर्तगाली को सही करेंगे। इसमें पादरी है, संतरा है, परात है, बाल्टी है, मिस्त्री है, कमरा है, आया है, आल्पिन, ये सारे जो शब्द हैं पुर्तगाली शब्द माने गए। आगे हम कुछ औरों को देखते हैं और भाषाओं से, हिंदी भाषा में आए हुए अन्य भाषाओं के कुछ कम कम शब्द हैं, तो इसीलिए मैंने एक ही में लिखने का प्रयास किया। जैसे फ्रेंच से
कारतूस हो गया, कर्फ्यू हो गया, कूपन हो गया, लाम हो गया, बिगुल हो गया। ये जो शब्द हैं फ्रेंच से लिए गए हैं। डच के भी कुछ शब्द हैं इसमें है। तो रुक का इक्का बोला जाता है, बस बम बोला जाता है, बम बारूद इत्यादि। इसी प्रकार रूसी के हैं और रूबल, जार, पिक, और ये सारे जो शब्द हैं ये उसी में प्रयोग होते हैं, मतलब मशीनी कारीगरी इत्यादि में। वोदका, जिसे वोडका बोला जाता है, सोवियत आदि जो शब्द है ये रूसी शब्द है। चीनी से जो चीनी भाषा से लिए गए हैं वो है लीची, चाय, चीनी और चाकू। ये शब्द जो है चीनी भाषा से लिए गए हैं। और इसके अलावा जापानी भाषा से रिक्शा और सुनामी जो शब्द हैं ये दो शब्द भी जापानी भाषा से लिए गए हैं। मतलब यह। और अंतिम हम बात करेंगे शंकर के विषय में। ये शंकर नहीं है, शंकर है, अर्थात दंत सकार है। संकर वैसे शब्द है जो संकर का अर्थ होता है दो भाषाओं से मिले हुए शब्द। हम इसको नहीं देखते, पहले हम इसे समझते हैं। संकर का अर्थ होता है दो भाषाओं से मिले हुए जो शब्द हैं उनको हम यहाँ संकर कहते हैं। संकर अर्थात हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा, इन दो भाषाओं से मिलकर के जो शब्द बनते हैं उनको हम कह सकते हैं ये संकर वर्ण है। जैसे एक शब्द है लाठी, एक शब्द है चार्ज। चार्ज का अर्थ होता है, अंग्रेजी शब्द है चार्ज मतलब एनर्जी, लेकिन ये लाठी चार्ज इसमें लग जाए तो हम क्या कहेंगे, लाठी चार्ज हो रहा है वहाँ। तो लाठी चार्ज ये होने को दोनों अलग अलग भाषा के शब्द हैं। ऐसे ही हम कह सकते हैं रेलगाड़ी, रेल शब्द हिंदी का नहीं है, तो और गाड़ी भी नहीं है, दोनों अलग अलग भाषा के हैं। टिकट घर, टिकट हिंदी का शब्द नहीं है, घर हिंदी का शब्द है। इसी प्रकार अन्य शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं उन्हें संकर कहा जाता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं टिकट घर, रेलगाड़ी, काला बाजारी, काला हिंदी शब्द है, बाजारी हिंदी शब्द नहीं है, उर्दू या फारसी शब्द है। ऑपरेशन कक्ष, ऑपरेशन हिंदी शब्द नहीं है। परीक्षा हॉल, हॉल शब्द अंग्रेजी का है। तो यह दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, इनको संकर कहा जाता है, संकर वर्ण या संकर कहा जाता है। तो यह अंतिम इसका था जो हमने जाना, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और शंकर। यह आपको इतना कठिनाई आपको नहीं होगी क्योंकि मैंने प्रयास किया कि सरलतया आपको पढ़ा पाऊँ, बता पाऊँ। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए और जोड़े रहिए। किसी भी प्रकार का सुझाव हो तो जरूर और जरूर कमेंट करिए। नमस्कार, धन्यवाद।